चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 17% से 17% रिजर्वेशन है, ओबीसी की 27% रिजर्वेशन है, याद नहीं है। प्रवीण भाई एमएलए बन जाते, सारा पावर उनके पास में है, फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या करेगा? एमएलए बनता ही सब पावर इनके पास है, नौकरी भी लगाना, जनरल के पट्टे भी दे देना और भी कुछ कर लेना, सब उनके पावर। फिर राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री क्या करेगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बीजेपी पार्टी पैदा हुई डूंगरपुर से, और डूंगरपुर में 2 एमएलए पहले बार बन गए, और एमएलए बीजेपी बनने के बाद में यह था कि जो व्यक्ति एक बार एमएलए बन जाएगा वो दूसरी बार एमएलए के खड़ा नहीं होगा, उसकी पेंशन हो जाएगी, फिर दूसरा खड़ा होगा, उसकी पेंशन होगी, फिर तीसरा जीतेगा, तीसरे पेंशन। ये पेंशन कराने वाली पार्टी है, जनता का भला कराने वाली पार्टी नहीं है। अगर जनता का भला करने वाली पार्टी होती तो वो फिर पहले बीटीपी थी, जो उसकी बाप पार्टी क्यों पैदा हो गई? बाप पार्टी इसलिए पैदा हो गई कि राम प्रसाद और राजकुमार अब एमएलए नहीं बन सकते, का अपनी दूसरी बाप पार्टी बना दो और फिर अपन चुनाव लड़ पड़ो। और अभी डूंगरपुर में बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, डॉक्टर वेलाराम उसका अध्यक्ष है, उसका बेटा। वोट कितना है पता है आपको? 1500। और खेरवाड़ा वाले दे रहे हैं 12 पार करके दे रहे हैं 52,000 वोट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहां पैदा हुई पार्टी वहां हमारी जनता समझ गई कि झूठे लोग हैं और फर्जी लोग हैं, और जब फर्जी हैं तो उन्होंने 1500 वोट काले दौड़े ने किसी ने डाल दिया, बाकी उनको नकार दिया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होने लगे, हो गए, वोट पड़ गए, और मैंने आपको पता है 11 चुनाव लड़े हैं, 11 में से 7 जीता हूं और बाकी के चुनाव हारा हूं। तो प्रवीण जी जीतने के पहले कहते हैं कि रिजल्ट 3 तारीख को आना है, तेरा मर्डर कर दूंगा। ये कौन सा एमएलए बन रहा? एमएलए कौन सा बन रहा है ये समझने की जरूरत है। हमारे सरपंचों को धमका रहे, वहां का इधर कर रहे हैं। चुनाव में भाषण देते थे कि इनके भाई ठेकेदार हैं, उनको सब ठेका दे देते हैं। अरे एमएलए के उम्मीदवार बन रहे हो, तुमको इतना ज्ञान भी दे कि ठेका कैसे होता? ठेका ऑनलाइन अप्लाई होता है, टेंडर डाले जाते हैं, 15-20 जो ठेकेदार सरकार में रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्टर्ड ठेकेदार का टेंडर होता है जिसकी रेट कम होती है, सरकार के जो नियम होते हैं उसको सब पूरा करता है, उसको ठेका मिलता है। ना एमएलए दे सकता है, ना मुख्यमंत्री अपने भाई को टिकट दे सकता है। लेकिन वोट लेने के जयराम के भाई को ठेका दे दिया, कहां से जयराम के भाई को टिकट देता? आप जयराम ठेका देता है क्या? लेकिन क्षमता में ऐसी बात के जरा तुम तो सबसे, और भाई ये मेरा ठेकेदार है, तुम एमएलए में हो तो उसके कमाने के लिए धंधा नहीं करेंगे क्या? धंधा करना गुनाह हो गया? ठेका करे, ठेका भी करे, नौकरी भी करे, कोई और भी काम कर सकता है, उसको जिंदा रहने के अपराध गुजारा करने के लिए धंधा करना पड़ता है। लेकिन एमएलए का भाई है, इससे गुनाह हो गया। बाकी छरवाड़ा तहसील में कितने ठेकेदार है इनको पता भी नहीं है। 2 भाई, 3 भाई ठेकेदार है। 2 कलाल हमारे डबल ए क्लास के ठेकेदार है, राजू और लक्ष्मीलाल। हमारा अल्पेश ठेकेदार है, उनका ठेकेदार इसलिए अच्छा थे कि वो मेरे भाई नहीं है, और मेरा भाई का ठेका होगा तो उसका भाषण देना जनता में। मैं आपसे ये बात भी बहुत कहना चाहता हूं कि प्रवीण जी की पार्टी वोट मांगे 52,000 आए, लेकिन साहूकार बस्ती में वोट लेने क्यों नहीं गए? क्यों लेना चाहते थे? केवल आदिवासी के वोट, केवल आदिवासी के वोट लेकर के आप क्या कहना चाहते थे? आदिवासी वोट हम भी जा रहे हैं सब जगह, वोटेज में आड़ीवड़ी में गया, मेरे को 69 वोट मिले, लेकिन मीटिंग करके जाए मैं, क्योंकि भाई साहूकार है जिससे डरता थोड़ा ना, साहूकार तुम्हारा वोट नहीं देते इसलिए नहीं होगा, ऐसा थोड़ा। वोट मांगने वाला तो मांगने वाला कहीं भी जाके के जो मांगे तो उसकी भलाई, नहीं दे तो भलाई, नहीं दे तो बढ़ के उसका बुरा क्या कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं केवल आदिवासी का वोट। आपको मोटी बात समझने की है, इस जो वोटिंग हुआ है किस काम में कितना हुआ,
जहां पर ईसाई की बस्ती है, कन्वई में हमारा ईसाई है, वहां वोट पड़ा। और हर गांव में ईसाई बैठा हुआ, मेरे सब उनके विवाह ईसाई मस्जिद से जानकारी कर ली। हमारे ये प्रदीप जी बैठे खादी उबरी के, वहां बीजेपी का कुत्ता प्रचार करने वाला बंदे 1000 वोट पड़े सारे ईसाई को एक तरफा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। और वो कहते ये हैं कि देवी देवताओं को मत मानो, प्रकृति को मानो। ये प्रकृति फिर कौन सा खेल है? प्रकृति क्या है ये जानते हैं क्या? इसलिए देवी देवताओं को नहीं मानने का मतलब है कि आप सबको ईसाई बनना है, हमारे पास पावर आने दो। इस बात के सोच के आधार पर यह काम किया जा रहा है। आपको समझने की जरूरत यह है कि मैंने आपके नया गांव पंचायत समिति तहसील ऊपर सब बना दिया है अलग से। आगे किस तरह से इसको बनाए रखो, पंचायत समिति में चुनाव हो, किस तरह से काबिज होकर के सब भाईचारे से रहो। यह सब तरह के लोग हैं, हमारे कौन सा समाज का व्यक्ति नहीं है, सभी समाजों के लोग हैं। और केवल आदिवासी अच्छा समाज, दूसरा आदमी खोटा, तो इस सोच के आधार पर काम किया जाएगा तो फिर ये राज व्यवस्था नहीं चलेगी। इसलिए आपको सोचना है, इसके सोचना है कि सभी जातियां रहेगी, सभी जातियों का अधिकार है इस जमीन पर। प्रजातंत्र राज में उनको वोट देने का भी अधिकार है। ये ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था में सरपंच आदिवासी बनेगा, एमएलए आदिवासी बनेगा, एमपी आदिवासी, इसे कर दिया। लेकिन एमएलए बनने के बाद में मैंने तो इतने साल चुनाव दिए थे, किसी को सब जानता हूं, मैं कोई वोट नहीं देता, सबको जानता हूं, लेकिन उसको धमकी नहीं देता चुनाव जीतने, देख रहा रिजल्ट आने के बाद तेरा क्या करने वाला। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। और ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जल्दी से भी पार्लियामेंट के चुनाव आना है, इसके बाद में पंचायत समिति के चुनाव आएंगे, सरपंच का चुनाव भी होगा, पंचायत समिति प्रतिनिधि भी होगा, जिला परिषद का भी होगा। और बीजेपी अब आवाज वोट लाई है, ये कल वापस देंगे, उनके 20,000 वोट नहीं आएंगे। अब सब जनता समझ गई है कि खतरनाक लोग हैं, उनको कोई वोट देने वाला नहीं, खतरनाक खतरनाक। सबको आज धमकी देने लग जाए। ये हमारा प्रभु सरपंच है घाटी का, एक सरपंच, हम जीते हैं 17,000 वोट से। हमारे पास 107 पंचायतें हैं और उसकी पंचायत पर चढ़ गए, जाकर के उसके घर मारपीट शुरू कर दी। तेने हमको वोट नहीं दिया, इसके एक पंचायत के वोट से जीत जाते क्या? लेकिन जहां जहां पर कौन कमजोर है, किसको मार धमका करके साथ में करना है, ये राजनीति की जा रही है। इसलिए राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है। मैंने लंबी राजनीति कर ली। और ये भी है कि इधर वाले के कौन सी बीटीपी करेगा, बाप करे यार। हम जिस तारीख को चुनाव दल लड़ने का मन बना लेगा, लंबा एरिया लेके बैठा हुआ जो मेरा काम किया, इस काम के मूल्यांकन करने वाले लोग, और मुझे चुनाव जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज देंगे, चाहे पार्लियामेंट में जाना चाहो तो वहां भेज देंगे। जैसे इतना कमजोर खिलाड़ी जो है, इसलिए आपसे यही निवेदन कि अब आगे वाले चुनाव आवे, उस पर चिंतन मनन करके फिर वोट देने की कृपा करें। एरिया में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और किस तरह से हर इंसान को पैसा कमा करके अपन जीवन का गुजारा करना है। सरकार कोई भी आएगी, बीजेपी की आ जाए, बीजेपी के तो 50 साल तक सरकार नहीं बन सकती, इसको भी नोट कर लेना। 50 साल तक बीजेपी कर सकती, काहे की सरकार बने। हमारे लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हम एमएलए क्यों बना। मैं जब चुनाव के दिन में बात अपनी कहता था, लोगों से सब कहता था कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राजस्थान की सरकार बनती है, और वो सरकार, राजस्थान में 7.5 करोड़ लोग हैं, उस 7 करोड़ जनता का, सभी तरीके से जनता का काम करने की जिम्मेदारी रहती है। बच्चे पढ़ाने हैं तो सरकार, इलाज कराना है तो सरकार, खाने पीने के दाने का व्यवस्था करनी है तो सरकार, रोड बनानी है तो सरकार, पुलिया बनानी है तो सरकार। लेकिन ये सरकार आपके वोट से बनती है, इतनी पावरफुल सरकार है, वो आपके वोट से बनती है। और वोट पार्टी के आधार पर हो रहे हैं। और राजस्थान में 2 ही राष्ट्रीय पार्टी है, या तो कांग्रेस का राज आएगा या बीजेपी का आएगा। तीसरे में खेमले पेमले का किसी का नहीं आने वाला। लेकिन
हमारे प्रवीण भाई जीता रहा करके भारे पाट रहे लोग, क्या भारे पाट रहे? राज आ रहा है क्या उसका? है? एक एमएलए जीता करके राज आने वाला है क्या? बहुत मतदाता को सोचना पड़ेगा कि हम सरकार से फायदा लेना चाहते हैं, एरिया का विकास करना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, फले का विकास करना चाहते हैं, पानी पीने की व्यवस्था करना चाहते हैं सरकार के, तो आपको समझ करके राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पड़ेगा। उसकी सरकार बनेगी तो आपका भला हो जाएगा। बाकी फिर कोई ये पेंशन कराने वाले भरोसे मत करो कि पेंशन कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पेंशन तो पेंशन वाले को उनकी तो पेंशन हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में आपकी पेंशन भी हो जाएगी, ध्यान रखना, समझ लो, आपकी पेंशन करा देंगे ये लोग। इसलिए आप आपकी पूरी पंचायत समिति अलग कर दी है मैंने, एसडी ऑफिस कर दिया, तहसील कर दिए, पंचायत समिति कर दी है, निर्वाण से अलग आपको राजनीतिक व्यवस्था करके देती है। ये जयराम भाई हमेशा जिंदे रही है तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये तहसील और ये जनता बनी रहेगी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हमारी पंचायत समितियों को आगे बढ़ाए, एरिया का विकास करें, हमारा विकास करें, तो किस तरह से भाईचारे के साथ हम मिलकर के रहें, इस सोच के आधार पर काम करना और मोटी सोच रखना नहीं। तो ऐसे ऐसे ये इस खिरवाड़ा में राजनीति लंबे समय तक मैंने की है और मैं नीचे से ऊपर से नीचे हम ये पूनम चंद जी वकील साहब बैठे उधर से घसीट करके ये ला करके रखी है, और जब यहां से चली जाएगी तो आप देखते रहोगे उधर की कभी आएगी आपकी तरफ भी नहीं देखी। समझ रहे हो राजनीति में क्या खेल है इस एरिया के लोगों का? इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि कैसे राजनीति करनी है, कैसे काम करना है। उधर का आदमी अगर जयराम चला गया, वोट के लिए मांगा है, क्या करना है, अपने आप को किसी की तरफ नहीं देखता है, अपनी ताकत से काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ वाले थोड़े दबते फिरते हैं। प्रवीण भाई आ गया, प्रवीण भाई तो नाम तो पता नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सोने का रंग भी पीला है और पीतल का रंग भी पीला है, पहचानने की जरूरत है। अगर नहीं पहचानोगे तो पीतल को सोना करके लेके घूम तो करोगे तो उसको कोई नहीं पूछे, कोई भाव नहीं, और सोना है उसको पहचान के लेके घूमोगे तो आपका भी आदर सम्मान होगा और सोने का भी आदर सम्मान होगा। इसलिए पहचानना पड़ेगा कि क्या सोना और पीला रंग दोनों का समान है कि सोना सोना है, ये पहचानने की जरूरत। और राजनीति में नेता को पहचानने की समझ खिरवाड़ा के नीचे के लोगों को है, ऊपर वाले लोगों को तो समझ अभी तक आई भी नहीं है। मैंने इतने साल राजनीति करके मैं खोटी यूं समझता हूं, मैंने इतने खोटी हुआ मैं राजनीति करके लोगों को समझा नहीं पाया, क्या लोग मेरे को नहीं समझ पाए। इतना बड़ा काम करने के बाद में अगर किसी काम से 60 एक पोलिंग से 60 वोट मिले इस एरिया में, 50 वोट मिले इस एरिया में, तो अब ये तो जीत तो गया, लेकिन ये वोट देने वालों को सोचना पड़ता है कि रानी जैसी रोड चमक जाए, उस रोड की भी कोई कीमत नहीं। इस चमकती हुई रोड को आदमी आंख में करके लेके खिरवाड़ा तक चला जाए, लेकिन रोड बड़ी होगी बड़ी होगी। और मैं डेयरी में गया था तो हमारा वो कह रहे थे, हमारा पटेल हमारे वो कहता जाकरी साहब बोलते बीपीपी वाले के रोड तो हम बना रहे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बीपीपी वाले हमारी तो रोड तो अच्छी बन रही है। देखभाल में गए साहब पीएचसी हॉस्पिटल तो हम बना रहे। मैंने कहा ऐसे कहते जाएंगे और तुम समझते जाओ, वोट देते जाओ, फिर जीत जाएंगे तब क्या होगा वो उसको भुगतने के लिए भी तैयार है ना। ये सब बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति फिर से आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और ऐसी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बने, दिल्ली में सरकार बीजेपी की बने, ये प्रजातंत्र राज की व्यवस्था है कि एक दल हमेशा विपक्ष में रहता है और एक सत्ता में रहता है। और जयराम भाई अभी 70 आदमी के साथ में विपक्ष में है। हमारी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो हम निभाएंगे और सरकार में क्या काम करना है मेरे को कोई ये तो जनता बता दे, तो आज फिर मेरे को समझ में आएगा मेरे को क्या करना है। मैं अपने विचार करके फैसला करूंगा। आप सबने इतना बड़ा स्वागत किया, उसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।